नमस्कार दोस्तों। एक फिल्मी कलाकार है ऋचा चड्ढा। उनका परिवार आर्मी से जुड़ा हुआ है, वो सैन्य परिवार की हैं और उन्होंने कल एक ट्वीट किया। उस ट्वीट को लेकर के इतना बखेड़ा खड़ा कर दिया गया कि उन्हें अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा। उन्होंने कुछ और नहीं कहा था, उन्होंने सिर्फ एक चीज लिखी थी, गालवान सेज हाय। क्या गलत कहा था? आपको याद हो, परसों सेना के एक लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, अनायास, कोई आवश्यकता नहीं थी, अचानक मीडिया में एक बयान दिया। जो बयान बड़े प्रमुखता से छापा गया, वो बयान था कि यदि सरकार हमें अनुमति दे तो हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं, हमारी सेना, कि हम जाके पीओके में घुस करके उस पर कब्जा कर लें और मुंहतोड़ जवाब दें। आप समझिए, भारत कब से आक्रांता बन गया और क्या वैश्विक नीतियां, जो सारी चीजें हैं, वो इसको अनुमति देती हैं। हम जब दुनिया में शांति की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी 7 में जाते हैं और वहां पर यही कहते हैं, शांति की बात करते हैं, और जब वो 20 में जाते हैं तो वहां पर जाकर के तमाम सारी बातें कहते हैं। और वहां पे जब सारी ये बातें होती हैं, उस स्थिति में इस तरह से लेफ्टिनेंट जनरल कह रहा है तो निश्चित रूप से सवाल उठेगा। और यदि आप जवाब दे सकते हैं तो आपने क्यों नहीं दिया? सही कहा ऋचा चड्ढा ने, गालवान में 20 सैनिक हमारे मार दिए गए, ब्रूटल तरीके से मार दिए गए। आपने क्या किया जाकर, कहां पर जवाब दिया? आपके ही अधीन है वो। उसके बाद में आपको याद होगा, डोकलाम में चीन ने सड़क बना ली, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करता जा रहा है सीमा पर। आपने कौन सा जवाब दिया? एक जवाब नहीं आप दे सकते, कहीं पर भी आपके पास में कहने को नहीं। जवाब देने की बात करते हैं, जिस कश्मीर की बात करते हैं, उस कश्मीर में आप ही की सेना कह रही है कि 300 से अधिक आतंकी अभी सक्रिय हैं, यानी हालात ये हैं। इसके बाद आप ये कहते हैं, तो जिस तरह की स्थितियां हैं, आप किसी के अपने विचारों को ट्रोल करने और उसको करने से क्या? सच को तो बताइए, माफी मांगिए उसके लिए कि हम नहीं कर सके। निश्चित रूप से सेना की गलती थी। प्रधानमंत्री को भी इस पर बोलना चाहिए था। प्रधानमंत्री ने झूठ बोला, ना कोई घुसा है, न घुसाया है, न वो है। किस तरीके से झूठ बोला वो भी हमारे सामने। और उधर दूसरी तरफ वो जाते हैं चीन को, जिसको लाल आंखें दिखाने की बात करते थे, उससे हाथ मिलाने के लिए व्याकुल दिखाई देते हैं। पाकिस्तान के आगे बिल्कुल सरेंडर से दिखाई देते हैं। नाम लेने से तमाम बार डरते हैं, चुनावों में उनका इस्तेमाल करते हैं, डर दिखाते हैं पाकिस्तान का। पाकिस्तान का डर इतना सा है, गजब है भाई। इंदिरा गांधी ने तो इतना पाकिस्तान था, 2 टुकड़े कर दिया, जब इतने संसाधन नहीं थे, इतनी सैन्य सुविधाएं नहीं थी। और ये सेना के अफसर जिस तरीके से राजनीतिक बयान देते हैं, शर्म आती है कि आपने सेना को भी राजनीतिक बना दिया है। उनका इस्तेमाल चुनावों के लिए करते हैं। हालांकि ये कोई नई बात नहीं, कत्लेआम कराना और फिर उनका राजनीतिक फायदा लेना, यह नरेंद्र मोदी की स्ट्रेटजी रही है। और इस स्ट्रेटजी का बहुत अच्छा खुलासा खुद उनके नेता रहे शंकर सिंह वाघेला ने। एक गुजरात में अगर गोधरा में डब्बा जलाया नहीं गया होता और गुजरात में रायट्स नहीं होते, राजधर्म उस समय निभाया होता, तो बीजेपी को आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। 2002 में ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ, सिवा हिंदू मुसलमान लोगों ने वोट दिए। अगई ना ऐसे कि राइट आइडियोकल स्टेट है, और भाषण ऐसा होता था, हम है तो आपकी बच्ची है, घर अपने लड़के घर वापस आते हैं, अगर हम नहीं होंगे तो मुसलमान लोग आपके बच्चों को उठा ले जाएंगे लड़के। ये भाषण होता है क्या? डायरेक्ट एक्शन का रिएक्शन होता है। मतलब कि जब गोधरा का डब्बा जलाया गया तो फिर हिंदू लोग मियाँओं को मारेंगे, ये कोई रीत होती है भाषण नेताओं की? रक्षक भक्षक बनेंगे क्या? गुजरात में रक्षक भक्षक बने। उन्होंने बताया था कि किस तरीके से 2002 में गोधरा में जो घटना हुई, उसके पहले जो ट्रेन से
यात्री जा रहे थे, जिन यात्रियों को ट्रेन के अंदर जलाया गया, उसमें इस बात के पूरे पुख्ता सबूत हासिल हुए जांच में कि उस ट्रेन में कहीं बाहर से किसी ने आग नहीं लगाई थी, अंदर से ही आग लगी थी। पूरी करने के लिए साथियों का खून करना, मर्डर करना, साथियों के साथ विश्वासघात करना, साथियों की कॉन्स्पिरेसी करना, साथियों के साथ षड्यंत्र करना, परिवार में ही आपस के एक दूसरे को लड़ा। एक गुजरात में अगर गोधरा में डब्बा जलाया नहीं गया होता और गुजरात में रायट्स नहीं होते, राजधर्म उस समय निभाया होता, तो बीजेपी को आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। 2002 में ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ, सिवा हिंदू मुसलमान लोगों ने वोट दिए। अगई ना ऐसे कि राइट आइडियोकल स्टेट है, और भाषण ऐसा होता था, हम है तो आपकी बच्ची है, घर अपने लड़के घर वापस आते हैं, अगर हम नहीं होंगे तो मुसलमान लोग आपके बच्चों को उठा ले जाएंगे लड़के। ये भाषण होता है क्या? डायरेक्ट एक्शन का रिएक्शन होता है। मतलब कि जब गोधरा का डब्बा जलाया गया तो फिर हिंदू लोग मियाँओं को मारेंगे, ये कोई रीत होती है भाषण नेताओं की? रक्षक भक्षक बनेंगे। गोधरा का डब्बा जलवाया नहीं गया होता और मुसलमानों को मारे नहीं, काटे गए बच्चियों को, प्रेग्नेंट बहनों को, बूढ़ों को, बिल्कुल राक्षस लोग बनाए गए। एक कार सेवकों को आने का जो समय था वो कार सेवकों को ही मालूम होता है, या आरएसएस के लोग जो अंदरूनी बात जानते हैं इसको ही मालूम होता है कि भाई आने वाले हैं वो है। तो मुसलमानों को कैसे मालूम पड़ा कि डब्बे में लोग बैठे हैं? और ये डब्बा बाहर से नहीं जलाया गया, अंदर से जलाया गया। इस करके ये हिंदुओं को जलाओ, हिंदुओं को जलाने के बाद फिर गुजरात में हिंदू मुसलमानों को जलाएंगे। बिटवीन द लाइन्स पढ़ना है, और ये बिटवीन द लाइन्स मैं जो कहता हूँ और मैं जो जानता हूँ इन सबको, ये पूरा षड्यंत्र था गुजरात में बीजेपी को बहुमत। और जैसा कि शंकर सिंह बाघेला ने कहा, बिल्कुल स्पष्ट है कि वो जानबूझ के, वो बिल्कुल गोपनीय था कि कौन जा रहा है। 3-4 लोगों को ही सिर्फ पता था, या उन लोगों को पता था जो यात्रा था, शेष तो बाहर किसी को पता ही नहीं था। और उसके बाद में यह घटना होती है, और उस घटना के बाद में अगला जब वो मारे जाते हैं तो उसकी प्रक्रिया स्वरूप जिस तरीके की घटनाएं, आतंकी घटनाएं होती हैं, और मुख्यमंत्री तत्कालीन नरेंद्र मोदी जिस तरीके से उसे हवा देते हैं, अमित शाह जिस तरीके से हवा देते हैं, और नतीजा यह होता है सरेआम कत्लेआम होने लगते, क्योंकि एक धर्म संप्रदाय के प्रति घृणा की भावना पैदा हो गई। वही स्थिति थी जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई, और श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में एक घृणा की स्थिति पैदा हुई, और उसके बाद में घटना निर्दोष सिख मारे गए। लेकिन सभी निर्दोष नहीं होते और सभी दोषी नहीं होते, यह भी सत्य। घृणा की भावना, यही नफरत निकालने राहुल गांधी निकले हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, जिसे कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा। नफरत से इस देश को कभी फायदा नहीं होगा। मैंने डर की बात बोली, डर कहां, डर किस बात का? विपक्ष के लोग पूछेंगे डर किसका, कौन डरा हुआ है? अगर वो इन सड़कों पे चलते 5 मिनट में उनको बात समझ आता थी। नफरत खत्म होगा तब डर खत्म होगा, नफरत होगा तो डर भी होगा। इसीलिए शंकर सिंह बाघेला ने खोल दिया, ये पहला प्रयोग नहीं है। इन्हीं प्रयोगों के द्वारा वो चुनाव जीतते। 27 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी इसलिए सत्ता में है क्योंकि वो नफरत के बूते खड़ी, आज भी उसी नफरत, और उसी नफरत के बूते वो उत्तर प्रदेश में पूर्ण सत्ता में आई। वो नफरत का प्रतीक बुलडोजर, वो नफरत का प्रतीक एक धर्म के लोगों पर हमला, वो नफरत का प्रतीक एक तुष्टीकरण, बहुसंख्यक तुष्टीकरण। तो यह स्थिति है। ये किस तरीके से नफरत लोगों के दिलों में घोली जाए, घर में घोली जाए, परिवार में घोली जाए, और यहां तक अपनी भी पार्टी में घोली जाए। नतीजा देखिए। बिल्कुल सही कहा शंकर सिंह बाघेला। 1995 में जब नरेंद्र मोदी संगठन मंत्री बने गुजरात के, तो उन्होंने गुजरात में जहर बोना शुरू किया अपनी पार्टी के भी। शंकर सिंह बाघेला और तत्कालीन मुख्यमंत्री दोनों के बीच में इतना जहर बो दिया कि स्थिति ये कि मुख्यमंत्री किसी से मिल नहीं पाता था,
और स्थिति ये हुई, पार्टी बिखरी। ये वही शंकर सिंह वाघेला हैं जिनके बूते पार्टी खड़ी होती थी, दो ही चेहरे होते थे पूरे गुजरात में। आप समझिए, तो यह स्थिति थी। इसके बाद इसी तरीके के प्रयोग उन्होंने कारपोरेट को साथ लेकर के किस तरीके से पूंजीवाद का और भ्रष्टाचार का किस तरीके से पूरा संगम किया, जो लोग उनके खिलाफ थे उनके कैसे कत्ल हुए, यह भी सामने है। हरेन पांड्या की हत्या हमारे सामने है। तो आप समझ सकते हैं कि हरेन पांड्या को मरवा करके किस तरीके से क्या खेल किया गया, किस तरीके से विरोधियों को खत्म किया गया। तो यह राजनीति, यही नीति नरेंद्र मोदी की रही है और इसी नीति पर वो गुजरात में आज तक टिके हैं। लेकिन गुजरात धीरे धीरे इस सच को समझ रहा है, लेकिन समझने में इतनी देर हो जा रही। 27 साल हो चुके हैं, पता नहीं कितने और साल। आज गुजरात हाई कोर्ट ने बुरी तरीके से गुजरात सरकार को लताड़ा है। क्यों लताड़ा है? क्योंकि मोरबी में एक त्रासदी हुई, एक हादसा, ऐसा हादसा हुआ जो असल में सरकार की, प्रशासन की, नरेंद्र मोदी सरकार और उनके सबकी पार्टी की देन था। नरेंद्र मोदी की खुद की देन था। जब वो 2007 में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये ठेका नहीं कहेंगे, ठेका कहते तो वो यूं कहते कि हाँ टेंडर हुआ और उसको उन्होंने ले लिया। नहीं, बगैर किसी टेंडर के, बगैर किसी उसके ये अलॉट किया था। तो जो पटेल बंधु हैं जिनसे उनको पैसा मिलता है, घड़ी बनाने वाले, घड़ी साज को दिया और उस समय से ये चल रहा था। और उसके बाद में उसको जो वहां काम कराने थे, उसकी मरम्मत करानी थी, वो कुछ नहीं करा रहे थे, उससे पैसा कमा रहे और कमाते आ रहे। ये मोरबी हादसा उसकी है। पुल की गंभीर स्थिति के बारे में, मतलब जो स्थिति है, जिस तरीके से नगर निगम ने उसे नजरअंदाज किया। नगर निगम बेचारे की हैसियत क्या, प्रधानमंत्री से वो लड़ सकता था, अपने मुख्यमंत्री से लड़ सकता था, उसकी औकात नहीं थी और उस स्थिति में था। तो हाई कोर्ट ने जो कहा कि सिविक बॉडी ने निजी ठेकेदार MS अजंता की ओर से मोरबी ब्रिज को जो स्थिति दी, गंभीर स्थिति के बारे में, उसमें उसने कुछ नहीं किया। 135 लोगों की जान चली गई, हालांकि 140 लोग बताए जाते हैं। चीफ जस्टिस जो है अरविंद कुमार और आशुतोष शास्त्री की पीठ ने इसको लेकर के बिल्कुल पूछा, कहा कि अजंता कंपनी के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की, उसके मालिक के खिलाफ क्या कार्रवाई की, जो जिससे अनुबंध था? कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों? सवाल सब कुछ है, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो नरेंद्र मोदी का दोस्त है। अदालत ने यह भी सवाल किया कि गुजरात नगर पालिका अधिनियम की धारा 263 के तहत की शक्ति प्रयोग क्यों नहीं की, क्यों नहीं राज्य ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया, डिफॉल्ट आदि के लिए मामले में क्यों नहीं किया गया? इन सारी बातों को लेकर के उसने सवाल किया है। तो आज यह स्थिति है और यह बार बार जो समझौता है, सारी चीजें हैं। 2017 में जो नया समझौता हुआ था, अगस्त 2017 में, उसमें जब था कि कॉन्ट्रैक्टर और अजंता के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे और 2022 के बीच पुल के रखरखाव की अनुमति क्यों दे दी, जब उसमें लिखा था कि यह सब कराना है, और उन्होंने कुछ नहीं कराया, आपने देखा भी नहीं। इन सारी बातों का क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी का वो खास कैसे हैसियत बनती, कैसे नगर निगम कार्रवाई करता, तो यह स्थिति है। और इन सब स्थितियों पर जब बात आती है तो निश्चित रूप से आता है। इसी तरीके से आपको याद होगा पुलवामा में जब हुआ था, पुलवामा में जब यह सब हो रहा था, प्रधानमंत्री सेल्फी ले रहे थे, सब वो कर रहे थे, और इस पर सवाल कांग्रेस पार्टी ने उठाया कि पुलवामा आतंकी हमले के ठीक एक मतलब स्थिति ये थी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार किस तरीके से कर रही है, क्या कर रही है। प्रधानमंत्री जिम कॉर्बेट पार्क में शूटिंग कराते घूम रहे थे और देश के साथ ये हो रहे थे। जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं जैसे अजीत डोभाल, वो अपनी विफलताओं की जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे थे? पुलवामा हमले में इस्तेमाल हुआ इतना बड़ा विस्फोटक, रॉकेट लॉन्चर कहां से आए थे? वहां पर वो वाहन कैसे पहुंच गया?
पुलवामा में आतंकी हमले के ठीक 48 घंटे पहले धमकी वाले वीडियो जो आया था उसको नजरअंदाज क्यों किया गया? क्यों सीआरपीएफ ने अगर हवाई उससे जाने की बात कही थी तो आपने उस मांग को क्यों ठुकरा दिया? क्यों नहीं माना गया? मोदी सरकार के 56 महीने के उस समय तक के कार्यकाल में 488 2019 तक 488 जवान शहीद हो गए। आप समझिए, तो इसके बाद क्यों ऐसा हुआ? तो आप ये जान लीजिए कि भारत के इतिहास में यदि युद्ध को छोड़ दें तो शांति काल में सिर्फ नरेंद्र मोदी ही एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके ज्यादा 1947 से लेकर 2014 तक सामान्य स्थिति में जितने शहीद हुए उसकी अपेक्षा सिर्फ 8 साल में, और 8 साल की बात, 8 साल में इतने सैनिक शहीद हो गए। और जब पुलवामा हुआ था तब तक के 5 साल का यदि जोड़ लें तो 488 हो चुके। आप सोचिए, बसंत कुमार जो शहीद थे उनके उस पे ताबूत पे सेल्फी लेते घूम रहे थे नेता। तो सेल्फी का दौर है, और ये सेल्फी का दौर हो तो आप समझिए क्यों उनके बूते, उन फोटो के बूते, उन वीडियो के बूते आप ये करते हैं। आप कारपोरेट के लिए काम करते हैं, कारपोरेट के लिए आदिवासियों को शहीद करा जा रहा है, किस तरीके से उनकी संपत्तियों पर कब्जा कराया जा रहा है, किस तरीके से जल जमीन जंगल पर। तो आपने सैनिकों का इस्तेमाल किया, आपने उद्योगपतियों का क्रूशियल इस्तेमाल। उद्योगपतियों से सहयोग लेना कोई बुराई नहीं, लेकिन उन्हें बेजा लाभ देकर दूसरे के हक मार करके और उनके लिए सारे नियम कानून बना करके और सारी चीजें बर्बाद करने का, तो यह मॉडल आपने तैयार किया नरेंद्र मोदी जी। और उसका एक बड़ा उदाहरण आरटीआई में आया कि आप देखिए कि जिस तरीके से आरबीआई के गवर्नर का जो पद है उस पद पर उर्जित पटेल जब नियुक्त भी नहीं हुए थे, उस समय के डेट में, उसके 1 साल के करीब करीब पहले की डेट में जो 500 के नोट हैं उनमें उर्जित पटेल के सिग्नेचर वाले नोट छापे। मतलब यह है कि जब उर्जित पटेल आरबीआई गवर्नर नहीं थे तभी से उनको गवर्नर वाला काम शुरू कर दिया गया था, और वो गवर्नर की तरीके से कर रहे थे। ये आरटीआई में खुद आरबीआई ने जवाब दे दिया। अब आप क्या कहेंगे? तो इसका मतलब है कितनी बड़ी कारपोरेट के साथ मिलकर के साजिश रची गई। ये सारी बातें धीरे धीरे सामने आ रही, लेकिन इसे सामने आना होगा। और किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से देश को बर्बादी में ढकेला है, किस तरीके से जवानों और सबके देश के लोगों का जीवन खत्म कर, यही वजह है उन्हें बार बार कहा जाता है मौत का सौदा। आपदा में अवसर की बात है, लाशों पर वो अपना सिंहासन रखते हैं। तो कहीं पुलवामा के बूते जीतते हैं, कहीं गोधरा के बूते जीतते हैं कि वो आहुति देते हैं कि कुछ आदिवासियों का हक मार लिया जाए, कुछ नागरिकों का हक मार लिया जाए, कुछ गरीबों का हक मार लिया जाए, कुछ मिडिल क्लास का हक मार लिया जाए। सबका हक मार करके अदानी को, अंबानी को जैसे कुछ पूंजीपति खड़े कर दिए जाए, घड़ी साज को पुल का ठेका दे दिया जाए, कुछ ही लोग तो मर, और इन सब के बूते वो बड़े पूंजीपति बन जाएं और उससे देश की अर्थव्यवस्था और सबकी बात करें, 5 ट्रिलियन और जाने कितने ट्रिलियन की बात हो, और उसके बाद में पार्टी दुनिया की सबसे रईस पार्टी बन जाए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने का दम भरने लगे। तो आप समझ सकते हैं यही नरेंद्र मोदी का प्रयोग है, और यही गुजरात की असली प्रयोगशाला है। हिंदुत्व नहीं है, यही प्रयोगशाला है, लाशों की प्रयोगशाला। यही नरेंद्र मोदी का चरित्र। तो इस बात को जानिए, समझिए, यही सत्य है, और यह सत्य जितनी जल्दी जानेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।